हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है, उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेआईबी एंड डीबीएफ के पेपर 2 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल ए को शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग मोस्टली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे ही वीडियोस को एज सून एज पॉसिबल अपलोड करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है मॉड्यूल ए, और हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल ए का एक ओवरव्यू क्या है। तो मॉड्यूल ए में 21 यूनिट्स हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग सारे यूनिट्स को अगर देखें तो यहाँ हम लोग जनरल बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एज वी ऑल नो कि आप लोग बैंकर्स हैं, तो आप लोग बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस, केवाईसी रिलेटेड जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो, फिर टाइप्स ऑफ कस्टमर्स क्या क्या होते हैं, आपके जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, फिर क्लियरिंग कलेक्शन इन चीजों से रिलेटेड, और बैंक का जो एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है उससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, वहीं हम लोग एनआरआई बिजनेस जो बैंक के पास होता है उससे रिलेटेड, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक, एंसिलरी सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, कस्टमर सर्विसेज गाइडलाइन, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स जो होते हैं वो, फिर ग्रेवियंस पोर्टल, ओम्बड्समैन वगैरह से रिलेटेड, कस्टमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके डिटेल्स, एंड द लास्ट वन इज आरटीआई। तो हम लोग फ्रेंड्स इन सारी ही चीजों को इन डिटेल देखेंगे, एक एक यूनिट में देखेंगे। सिंस ये सारी चीजें हमको पढ़नी है तो मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखना है हम लोगों ने यूनिट 1, वो क्या है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कंटेंट को देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, फिर रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक, हम लोग इसको देखेंगे, फिर बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप को इन ब्रीफ देखेंगे, फिर एक ट्रस्टी जब बैंक बनता है तब उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, बेलर और बेली, या फिर हम लोग ये बोलें कि बेली जो होता है वो बैंक रोल प्ले करता है, बेली एंड बैंक बेलर का जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, एजेंट एंड प्रिंसिपल, इन सारे ही सिनेरियोज में कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जहां बैंक एजेंट की तरह एक्ट करता है, लेसर लेसी हम लोग ये देखेंगे, एंडेमनिफायर एंडेमनिफाइड, हम लोग सारी चीजों को इन डिटेल देखेंगे। फ्रेंड्स ये जो एक यूनिट है ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो आपने ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अगर आपके पास इन डिटेल इंफॉर्मेशन हो जो कि कॉन्सेप्चुअल है, आप अगर समझ जाते हैं तो आप उन चीजों को टिक कर सकते हैं, क्योंकि जनरल बैंकिंग जो है वो डे टू डे बैंकिंग है। आप बैंक में जो चीजें करते हैं वही है, बस यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज है। वहीं पे हम लोग फिर डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को देखेंगे, सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स को देखेंगे। अभी फ्रेंड्स हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो बैंकिंग हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कौन सा, 1949। वहीं पे जो सब सेक्शन 5B है वो क्या है, वो बैंकिंग के टर्म को डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स एज यू नो कि मैं चीजों को यही मार्क करता जाता हूं, तो यहाँ देखिए जो सेक्शन 5B है वहां से एक 1 मार्क क्वेश्चन निकलने के आसार हैं। इवन फ्रेंड्स जो लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो इस बात का ध्यान दें कि जहां भी मैं ऐसी चीजें मार्क करता हूं आप एटलीस्ट उनको लिख लें। उससे क्या है कि एग्जाम टाइम में आपको फिर से वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपने नोट्स को देख के सारे ही वीडियोज या सारे ही यूनिट्स के जो क्रिस्प हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स की एक्सेप्टिंग और बैंकिंग जो है उसका ओवरऑल मतलब क्या है, मतलब कि बैंक क्या एक काम करता है। तो एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग,
और इन्वेस्टमेंट। तो मतलब यहाँ जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ऑड वन आउट क्वेश्चन टाइप कुछ निकलता है। तो एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ क्या, डिपॉजिट्स ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। वहीं फ्रेंड्स दूसरा जो है पेएबल ऑन डिमांड और विथड्रॉयल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर। तो आपने ये चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। ये किसके बारे में है, ये है सेक्शन 5B के बारे में। अभी फ्रेंड्स हम लोग 5B को थोड़ा और इन डिटेल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो डिपॉजिट्स है शुड बी ओनली फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट शुड बी फ्रॉम द पब्लिक ओनली एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। अभी हम लोग 5C की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि बैंकिंग कंपनी जो है, ये टर्म जो यूज होता है दैट इज एनी कंपनी दैट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, उनको ही बैंकिंग कंपनी हम बोलने वाले हैं। वहीं अगर हम लोग 7(1) की बात करें तो 7(1) जो है वो प्रोहिबिट करती है किनको, सो इट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ वर्ड बैंकर, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी बाय अ कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी। मतलब कि वैसी कंपनीज जो बैंकिंग का कारोबार नहीं करती हैं, हु इज नॉट डूइंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो उनको जो है ये सारे टर्म्स यूज नहीं करने हैं। वहीं हम लोग 7(2) की बात करें तो ये क्या है, prohibits the use of such words by an individual or a group of individuals or a firm। इसमें क्या है कि मनी लेंडर्स जो हैं वो बैंकर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मनी को लेंड करते हैं, जबकि बैंक्स जो है वो पब्लिक मनी को लेंड करती है। ये हमने कहाँ देखा है, ये हमने देखा है 5B में। यहाँ पे लिखा है ना कि डिपॉजिट्स मस्ट बी फ्रॉम द पब्लिक ओनली, तो उसको फिर से 7(2) में रिफाइन किया गया है कि मनी लेंडर्स जो हैं वो बैंकर्स नहीं कहलाते हैं इस रीजन से। वहीं पे कंपनी गिव्स द लोन टू पब्लिक बट डिड नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। मतलब कि लोन देना तो एक काम है, दूसरा काम जो है वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अगर इन दोनों में से एक भी काम वो नहीं कर रहे हैं तो वो बैंक नहीं कहलाएंगे। सो ये एक टोटल साइकिल है। साइकिल कैसे है कि पहले उन्होंने कैश एक्सेप्ट करना है, फिर लोन देना है, उससे पैसे अर्न करने हैं, फिर पैसों को रिटर्न करना है। तो ये जो साइकिल है, ये टोटल साइकिल बैंक का काम है। अगर कोई कंपनी सिर्फ पैसे जमा करवा रही है या सिर्फ लोन दे रही है तो उनको हम बैंक नहीं कहेंगे। वहीं अभी हम लोग सेक्शन 6 को देखते हैं। सेक्शन 6 में क्या होता है कि बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू कैरी सम अदर ट्रांजेक्शंस फॉर देयर क्लाइंट्स और फॉर देयर कस्टमर्स। वो क्या है, एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है। डिस्काउंटिंग आपको पता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि मतलब कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कुछ अपने सामान को सप्लाई किया है फॉर एग्जांपल टू चाइना, चाइना की किसी कंपनी को उन्होंने सप्लाई किया है, उनको वहां से बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया है। अभी वो पैसा जो है वो आने में वक्त लगेगा, तो वो क्या करेंगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास आ जाएंगे। मतलब वो एक बिल है कि इन फ्यूचर उनको पेमेंट होना है लाइक आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो वो बैंक के पास आज ही चले जाएंगे। वो कहेंगे कि आप मेरे को कुछ डिस्काउंट करके, कि अगर 100 रुपए का बिल है फॉर एग्जाम्पल कि उसमें जो है कि ₹100 का है, तो वो ऑफरिंग ऐसी होगी कि आप 90 रुपीज आज ले लो और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मेरे को दे दो। जब 3 महीने बाद इसकी मैच्योरिटी आएगी या फिर जब इसका पेमेंट आएगा, दैट बैंक विल टेक केयर, वो बैंक ले लेगा। इसमें रिस्क ये है कि अगर 3 महीने बाद पैसा नहीं आता है देन बैंक इज गोइंग टू बी इन लॉस। तो इन चीजों को हम लोग इन डिटेल आगे के यूनिट्स में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ये बता दिया कि ये एक डिस्काउंटिंग प्रोसेस है। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि व्हाट इज डिस्काउंटिंग, उसमें फिर आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं पे कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स आप वेल अवेयर्ड हैं, रेमिटेंसेस आप वेल अवेयर्ड हैं, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स आप वेल अवेयर्ड हैं, हायरिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स आप वेल अवेयर्ड हैं। ये सारी चीजें क्या है कि अपार्ट फ्रॉम कैश, कि मतलब पैसे जो एकदम हार्ड पैसा है उसके अलावे ये चीजें बैंक करती हैं। वहीं कंडक्टिंग गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, तो ये भी जो है वो बैंक करती है ऑन बिहाफ ऑफ अदर एजेंसीज, और इनके लिए अपने कस्टमर्स के लिए। अभी हम लोग बैंकर एंड कस्टमर के रिलेशनशिप को थोड़ा इन डिटेल देखते हैं। तो बैंक एज अ ट्रस्टी, अभी क्या है कि इफ कस्टमर कीप सर्टेन वैल्यूएबल्स एंड सिक्योरिटीज विद बैंक फॉर सेफ कीपिंग एंड डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, द बैंकर बिसाइड्स परफॉर्मिंग अ बेली। मतलब अगर बैंक को किसी ने ला के कुछ दे दिया है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, तो वो बेली तो हो ही गया, साथ ही वो ट्रस्टी भी हो जाता है। लेकिन ट्रस्टी के लिए कुछ और केसेस हैं, उनको हम लोग अभी देखते हैं आगे। अभी वही है कि बेली एंड बेलर, तो उसमें क्या होता है, बैंक जो है दैट इज बेली एंड कस्टमर जो है वो बेलर है। अभी देखिए जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ऑलमोस्ट वही रिपीट हो रहा है कि व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट सर्टेन वैल्यूएबल्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बैंक, तो in their safe custodies, then besides becoming trustee it also become
बिली, तो कस्टमर इज बेल। तो अभी ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इन चीजों को थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं, जिससे आज दिस इज वंस फॉर ऑल कि हर एक बंदे को, आप जितने लोग देख रहे हो, आपको ये क्लियर हो जाए कि ट्रस्टी और बेली में कभी इन फ्यूचर कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल्दो ये जो ट्रस्टी, बेली एंड इवन विल टेक फॉर अ सर्टेन सिचुएशन एजेंट्स, ये जो है ये ऑलमोस्ट एक तरह की चीजें हैं, लेकिन हम लोग इसको इन डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग पहले एक डिफरेंस देखते हैं बेली और ट्रस्टी में। तो ये दोनों जो एंटिटी है ना, वो इंडिविजुअल और ग्रुप में हो सकते हैं। वहीं यहाँ पे इंडिविजुअल एंड लीगल। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि लीगल एंटिटी कौन सी है, तो ट्रस्टी जो होगा वो लीगल एंटिटी है, बेली जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी है। अभी बैंक जो है, अगर बैंक के पास कोई एक कस्टमर आता है और बोलता है कि मेरे कुछ वैल्यूएबल्स हैं, आप उसको रख दीजिए, तो वो जो रखने का काम है वो बेली का काम है। और ट्रस्टी का काम क्या है, वो है कि आप इसको टेक केयर करो, और इस पे कोई भी इन फ्यूचर डिसीजन लेने की बात आए तो आप वो डिसीजन लो। हम लोग उसको आगे देखते हैं कि इसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, कि ये टेम्पररी होल्डिंग होती है सेफ गार्डिंग के लिए, और इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात है। वही यहाँ क्या है कि मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक बेनिफिशियरी और ट्रस्ट। तो यहाँ क्या है कि आप पूरा उनको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो। वहीं फिर क्या है कि जब बैंक जो है, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग की बात करें, तो बैंक सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस हो या लॉकर्स हो, वहां पे बस स्टोरेज देता है। वहीं जो जब बैंक ट्रस्टी बनता है, तो वो क्या करते हैं कि अकाउंट्स, उनके इन्वेस्टमेंट, उनके पोर्टफोलियो, सबका ध्यान रखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। अभी पर्पस ऑफ रिलेशनशिप वो क्या होता है कि टू प्रोवाइड अ सिक्योर फैसिलिटी स्टोरेज, तो ये तो छोड़ दीजिए ये। और यहाँ क्या है, इनके पास एक लिमिटेड एक्सेस है, किसके पास, बैंक के पास। वहीं यहाँ क्या है, इन्वॉल्विंग मैनेजिंग एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिशरीज और द ट्रस्ट इटसेल्फ। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि बैंक acting as a belly has a limited responsibility to ensure the safety and security ऑफ द डिपॉजिटेड आइटम। सो वही यहाँ क्या है कि ट्रस्टी जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ब्रॉडर होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनेज करना है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट है, पेइंग टैक्सेस, मतलब सारी ही चीजें जो है दैट इज मैनेज्ड बाय ट्रस्टी। अभी डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ कहाँ है, ये ओनर के पास है, और यहाँ कहाँ है, दैट इज टू बैंक। अब हम लोग इसको ऐसे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, कि एग्जाम्पल ये होने वाला है कि जो बेली है उसके पास बैंक आया, और बैंक ने कोई भी एक प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए कस्टमर ने बैंक को, उन्होंने बोला आप प्लीज टेक केयर करो। और वही जब बैंक को ट्रस्टी बना रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो दे आर टेलिंग कि आप इस प्रॉपर्टी का टेक केयर भी करना, इसमें अगर कोई लीज आए तो वो भी अरेंज कर देना, बाकी जो भी चीजें हो सकती हैं जहां से इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द इंडिविजुअल एंटिटी ओनर, तो आपको वो सारे स्टेप्स लेने हैं। तो आप एक बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे आई होप, कि बेली में और ट्रस्टी में क्या है। अभी हम लोग वहीं एजेंट की बात करें, तो एजेंट जो है वो भी ट्रस्टी की तरह ही एक्ट करता है, बट इसमें क्या है कि प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु डेलीगेट्स द अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, नेमली एजेंट। और ये जो होता है वो एक्चुअली टेम्पररी होता है, इट इज नॉट द परमानेंट। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 182 में आता है। तो आपको जहां भी सेक्शंस आ रहा है फ्रेंड्स, आपको याद करना है, एक अलग से शीट में आप सेक्शंस को लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आप उसको देखते रहेंगे। तो आपको तो पहले सारे एक्ट्स लिखने हैं, उसके अंदर सेक्शंस लिख देने हैं, जो भी सेक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसको आपको कभी ना कभी एक बार वॉच आउट करना है, रीच आउट करना है, आपको देखते रहना है, बार बार रिकॉल करने से ही ये चीजें आप लर्न कर पाएंगे। क्योंकि अभी सेक्शन जो है उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता है कि 182 क्यों है, उसको आपको मगअप करना पड़ेगा। तो फॉर मगिंग अप आपको एक बेसिक लॉजिक जो है वो आप एक पेपर में लिख के जब बार बार उसको देखेंगे, तभी वो आपके दिमाग में फिट होगा। अभी हम लोग फिर देख रहे हैं कि लेसर और लेसी। तो यहाँ क्या है कि बैंक जो है वो लेसर है, और जो कस्टमर है वो लेसी है। तो ये कहाँ आ रहा है, ये सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी इसमें क्या है कि बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स टू द कस्टमर फॉर द यूज ऑन लीज बेसिस। इसमें जो है वो दो तरह से है कि लेसर लेसी एंड देन लाइसेंसर लाइसेंसी। अभी ये आप समझ गए। अभी हम इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड की बात करते हैं। इसमें जो बैंक है वो इंडेमनीफाइड है, और जो कस्टमर है वो इंडेमनीफायर है। और साथ ही जो इंडेमनीफाइड है उसको हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। अभी इंडेमनिटी क्या है, तो आप ऐसे समझो कि आप और आपके एक फ्रेंड हैं, आप दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। तो आपका जो एक फ्रेंड है जिसको आप घूमने के लिए ले जाना चाहते हो, ही और शी इज टेलिंग कि उनका एक बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, अगर वो आज जाएंगे तो देयर इज अ चांस कि उनको बहुत बड़ा
लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 50-50 पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है नुकसान हो भी जाए, हो सकता है नुकसान ना भी हो। तो आप उनको क्या कहते हो कि आप मेरे साथ चलो, अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो आपने क्या किया, आपने उनको इंडेमनिफाई कर दिया, और जो आपके फ्रेंड हैं ही विल बी लाइक इंडेमनिटी होल्डर, उनके पास इंडेमनिटी होगी, वो इंडेमनिफाइड होंगे कि अगर कोई आपके साथ जाने की वजह से उनका कोई नुकसान होता है, देन यू आर गोइंग टू बेयर दैट लॉस। तो यहां वही होता है कि जो कस्टमर है वो इंडेमनिफाइड करता है बैंक को कि अगर उनके किसी एक्ट से अगर बैंक को कोई लॉस होता है, इन दैट केस दैट पर्सन इज गोइंग टू बियर द लॉस। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस अकर्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर्स हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब किसी के भी काम की वजह से, मतलब किसी के भी एक्ट की वजह से अगर कोई लॉस होता है, देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक्ट करेगी, और दैट इज 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आपको एक्ट्स को लिख लेना है। और इसका एक एग्जांपल जो है बहुत ही बेसिक एग्जांपल कि डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जो इशू होता है, उसमें क्या है कि जो ओरिजिनल है वो अगर किसी ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और उन्होंने पैसे ले लिए हैं, अभी फिर से आप एक इशू करवा रहे हो बैंक से और फिर से वो अगर होगा, तो इसमें क्या है, ब्रीच ऑफ रेपुटेशन है और डबल ट्रांजेक्शन का एक रिस्क है। तो इसमें जो भी है उसमें क्या कि जो कस्टमर है वो इंडेमनिफायर बनेगा और वो कहेगा कि अगर मेरे डुप्लीकेट इशू कराने की वजह से कोई भी इशू आता है तो वो लॉस मैं बियर करूंगा। अभी हम लोग बैंकर एंड कस्टमर के रिलेशनशिप को इन डिटेल देखते हैं। एक्चुअली ये जो है ये आप इसको VVI मार्क कर लो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, आप इसको देख सकते हो कि ये जो चीजें हैं ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। ये एक वी कैन से कि ये एक पैटर्न है कि इनमें से तो 1 और 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 1 और 2 मार्क्स। और यहाँ से जो लॉजिक है, आप जो लॉजिक गेन करने वाले हो, इससे आप और भी ज्यादा आगे बेहतर करेंगे। तो डिपॉजिट इन बैंक, तो इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो डेटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास कस्टमर का पैसा पड़ा है, तो बैंक इज डेटर, कस्टमर इज क्रेडिटर। वहीं अगर आप लोन ले रहे हो उसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर इज डेटर। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास बैंक का पैसा पड़ा है एंड बैंक ने दिया है। अभी सेफ कस्टडी की बात करें तो हमने देखा था सेफ कस्टडी में क्या होता है, बैंक जो है वो बेली है, कस्टमर जो है बेलर है। यहाँ पे क्या है कि सेफ कस्टडी में कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने कुछ एक्ट करना है, आपने कोई डिसीजन लेना है। नो, कस्टमर ने ला के रख दिया, अब वो यहां पड़ा है बस। अभी वहीं हम लोग लॉकर की बात करें, लॉकर में क्या होता है, लेसर और लेसी। मतलब कि बैंक ने आपको लीज दिया है और आपने लीज पे लॉकर को लिया है। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे सब में ऐसे बेली आ रहा है, बेली, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे ट्रस्टी। तो बहुत लोग होता है कि वो ऐसे लीसी लगा देते हैं कि लेसी भी जो है वो हो जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए कि यहाँ बैंक जो है वो लेसर ही होने वाला है, जिसने लीज लिया है वो लेसी होगा। आप लोग बैंक में हैं, आप लीज के घर पे रहते होंगे, तो यू आर लेसी, यू आर नॉट लेसर। अभी हम लोग कलेक्शन ऑफ चेक की बात करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ चेक में क्या है, कलेक्शन ऑफ चेक इज वन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन किसी कस्टमर ने दिया है फॉर अ टेम्पररी बेसिस कि आप ये चेक जो है वो कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो बैंक है वो उसी इंस्ट्रक्शन पे, उसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करेगी। सो दे आर एक्टिंग एज एजेंट। और किनके इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करती है, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे। अभी परचेज ऑफ और ड्राफ्ट, इसमें क्या है कि बैंक जो है उसके पास पैसा आ जाता है और जब तक वो ड्राफ्ट फिर से बैंक में डिपॉजिट ना हो, कोई थर्ड पार्टी उसको डिपॉजिट करके उससे कैश विड्रॉ ना कर ले, तब तक क्या है कि जो ड्राफ्ट है वो उसमें बैंक जो है वो डेटर बन जाता है, क्योंकि कस्टमर का पैसा आपके पास पड़ा है लेकिन कस्टमर ने अभी उसको इन कैश नहीं किया, आपने सिर्फ एक पेपर इशू किया है। अभी वहीं पे पे ऑफ ड्राफ्ट, उसमें क्या है कि ये जब भी ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एक साथ में एक प्रॉमिस भी चल रहा है, उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चल रही है कि वो जब भी वो ड्राफ्ट जो है वो जमा होगा तो उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चीजों को चेक करने की कि कहाँ देना है, किनको देना है, कैसे। तो वहां पे जहां भी डिसीजन मेकिंग की बात है वहां पे अगेन ट्रस्टी आ जाता है और बेनिफिशियरी हो जाते हैं। अभी हम लोग प्लेजी की बात करें, प्लेजी मतलब जहां लोन्स वगैरह की बात होती है, तो प्लेजी। और देखिए प्लेजी में फिर से यहाँ पे दो चीजें हैं, पाउनर एंड पाउनी। तो जो अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ प्लेजर है तो यहाँ पाउनर होना चाहिए था, तो ये सारे डाउट्स जो है फ्रेंड्स आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए और इनको लेके आप बहुत स्पेसिफिक रहिए और बहुत पर्टिकुलर इन चीजों को, जहां जहां ये सारे डाउट्स हैं जो ऑड वन आउट्स हैं,
तो उनसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और वहां पे आएगा कि जो कोई भी चीज प्लेज करी हुई है वहां पे बैंक क्या है, तो बैंक पार्टनर है और प्लेजी है, क्योंकि बैंक के पास पड़ा है, बैंक ने नहीं प्लेज किया है, जिसने प्लेज किया है वो प्लेजर है। अभी देखिए बैंक ने प्लेज किया, सॉरी कस्टमर ने प्लेज किया तो वो प्लेजर है, यहाँ बैंक ने लीज दिया तो वो लेसर है। अभी वही मॉर्गेज की बात करें तो बैंक ने ऑफर किया, दे आर मॉर्गेजी, जिसने दिया है डॉक्यूमेंट वो मॉर्गेजर। अभी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस तारीख को पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ पे क्या है, बैंक एजेंट की तरह काम करेगा, एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अभी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, यहाँ अगेन एक इंस्ट्रक्शन है तो बैंक उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी। तो जहां भी एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ थिंग्स है, उसके ऊपर काम करना है, तो वहां बैंक जो है वो एक एजेंट की तरह काम करती है। अभी वही है कि देखिए मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन फॉर डिस्पोजल, तो जब मनी तो डिपॉजिट हो गया है लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर क्या यहाँ पे बैंक को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब बैंक को अपना डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल करना होगा, तो वहां पे बैंक ट्रस्टी बन जाता है। आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, तो अभी मिस्टेक से लेफ्ट हो गया है, तो इसमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हाँ भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसको किसी को भी दे देना। नो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कोई आर्टिकल मिला है तो उसको ध्यान से रखिए, संभाल के रखिए, या फिर जो एक बेसिक गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करिए। तो यहाँ फिर से बैंक को दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ अगेन बैंक ट्रस्टी हो जाता है। अभी शेयर्स गिवन फॉर सेल, अभी देखिए एक इंस्ट्रक्शन गिवन है सेल का कि इसको बेचना ही है भाई, तो यहाँ पे क्या है कि बैंक एजेंट बन जाता है। अभी हाइपोथिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगेन क्या होता है कि हाइपोथेटिकी जो है कि हाइपोथेटी जो है वो बैंक हो गया और हाइपोथेटिकेटर है जो वो कस्टमर हो जाता है। और ये कहाँ होता है, ये स्पेशली व्हीकल्स और जो भी मूविंग गुड्स होते हैं, याद रखिए मूविंग गुड्स के टर्म में ही हाइपोथिकेशन आता है। अगर हम लोग इंडेमनिटी की बात करें तो वो जनरली इंश्योरेंस के टर्म में आता है, क्योंकि वहां पे है कि बैंक भी आपको प्रॉमिस कर रही है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपके लॉस को दे विल मेक इट गुड। अभी हम लोग डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को देखने वाले हैं। इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, जिसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। अभी यहाँ क्या है कि ये पेएबल ऑन डिमांड, कि मतलब कस्टमर ने जब भी पैसा मांगा आपको देना पड़ेगा। ये जनरली कहाँ होता है, उनके डिपॉजिट अकाउंट्स में, सेविंग्स अकाउंट में। और यहाँ क्या होता है कि इसमें ये टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट मतलब कि एक सर्टेन टर्म के लिए वो पैसा जो है वो पड़ा रहता है, वो जब टर्म कंप्लीट होगा आफ्टर एक्सपायरी ओनली वो पैसे मिलेंगे। और इसमें जो होता है वो कौन से हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम्स हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये जितने भी डिपॉजिट्स हैं, इस तरह के जो डिपॉजिट्स हैं वो आ जाते हैं टर्म डिपॉजिट में। अभी वही है कि हम लोग डिमांड डिपॉजिट में, सिंस यहाँ क्या है कि पेएबल ऑन डिमांड है, तो इसमें क्या है कि आपने बैंक को पैसे दिए लेकिन आप कभी भी ले सकते हो, तो वहां आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। वही आपने यहाँ पे बैंक को पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 12 मंथ्स के लिए दे दिए, इसमें जो टर्म होता है वो 7 डेज से लेके 120 मंथ्स तक होता है। तो इसमें क्या है कि आपने बैंक को पैसे दे दिए तो आप 7 डेज से 120 मंथ्स मतलब 10 ईयर्स के लिए हो सकता है। इसमें क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के लिए बैंक को पैसा जमा किया, तो आपने ये कहा कि आप ये पैसे लो और आप इससे आगे कुछ भी करो। तो क्या होता है, बैंक इस पैसे का इस्तेमाल करती है कहाँ, फर्दर लोन देने में। तो जब बैंक लोन देने में पैसे का इस्तेमाल करेगी तो उससे बैंक अर्न करेगी पैसा, तो बैंक अर्न करेगी तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट देती है। वही यहाँ क्या है कि आपके पैसे को बैंक कहीं भी नहीं यूज करेगी, क्योंकि आपका पैसा है, आप आज आपने रखा, कल सुबह आ जाओगे लेने के लिए, तो बैंक तो उसका कहीं लोन दे नहीं सकती है। तो उसमें क्या है कि बैंक बहुत मिनिमल इंटरेस्ट देती है और नो इंटरेस्ट देती है। नो इंटरेस्ट करंट अकाउंट के केस में नो इंटरेस्ट है, सेविंग्स अकाउंट में लो इंटरेस्ट है। अभी इसमें आपने देख लिया कि क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। ओवर ड्यू डिपॉजिट्स जो है वो भी फिर से डिपॉजिट में, डिमांड में आ जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि आपका 10 ईयर्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक एफडी करवाया था, एफडी वाज फॉर 1 ईयर। अभी 1 ईयर मतलब कि उसको जो है 1/1/2023 को मच्योर हो जाना था। अभी क्या हो गया, वो मच्योर हो गया लेकिन क्लेमेंट आया ही नहीं, मतलब जिसने भी उसको करवाया था वो आए नहीं आपके पास। तो वो अगर आपके पास नहीं आ रहे तो अब क्या हो गया, ये पैसा जो है, ये पैसा अब यहाँ से घूम के ये आ गया डिमांड डिपॉजिट में। अब ये टर्म डिपॉजिट नहीं रहा, क्योंकि अब इसके बाद वो बंदा कभी भी आ जाएगा तो आपको वो पैसा तुरंत उनको देना है। ये नहीं करना है कि हाँ भैया आप तो तब नहीं आए तो अब हम आपको नहीं देंगे, नहीं। तो ओवरड्यू डिपॉजिट जो है वो भी डिमांड डिपॉजिट है। और साथ ही अनक्लेम डिपॉजिट्स, अनक्लेम मतलब कि कुछ पैसे थे जो उनको मिलने थे, नहीं मिले हैं, तो वो जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो भी डिमांड डिपॉजिट है, कि जब भी बंदा आएगा आपको तुरंत ही वो पैसे उनको रिटर्न करने हैं। और यहाँ क्या है कि विदाउट री इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी इसमें क्या है कि जो 10 ईयर्स के लिए कर रहे हैं
उसमें विथ और विदाउट री इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक्स में जो जनरल यूजुअल प्रोसेस है उसमें क्या है कि ये 1 ईयर के लिए हमने किया, अगर वो बंदा नहीं आया तो उसकी मैच्योरिटी फिर से अभी चेंज होकर 2024 हो जाएगी। लेकिन जहां बंदे ने ये ऑप्शन लिया हुआ है कि विदाउट री इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे वो पैसा जो है वो डिमांड डिपॉजिट में चले जाता है। अभी जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उसमें जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो इंटरेस्ट पेड होता है टर्म डिपॉजिट में, वो क्वार्टरली होता है। और फ्रेंड्स यही हम लोगों के पास कुछ और ऑप्शंस हैं कि टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि मोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो पीरियोडिकल, मतलब क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली और क्यूमुलेटिव। अभी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो सकता है कि बंदा एक बारी में कर ले, लमसम में कर दे, जैसे फिक्स डिपॉजिट में करते हैं जिसको टीडीआर बोलते हैं। अभी फिर या फिर इंस्टॉलमेंट में जैसे आरडी, स्टैंडर्ड एसटीडीआर। तो अभी मोड ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, उसमें क्या है ऑन मैच्योरिटी मिल सकती है कि मेरे को मैच्योरिटी 1 साल में हुई, मेरे को एक बार में ही दे दो, या फिर वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको पैसे थोड़े 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 करके मिलते जाए। तो ये सारे एक बेसिक आउटलाइंस थे जो शायद आप अभी एक बेसिक आइडिया लग गया हो, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कहाँ है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली, अभी यहाँ पे क्या है कि लो इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट वाला सीन, यहाँ पे कि मैक्सिमम एफडी जो है वो कितने साल के लिए होता है, फिर वहीं पे कि एक ओवर ड्यू डिपॉजिट जो है वो टर्म डिपॉजिट है या फिर डिमांड डिपॉजिट है। तो ऐसे देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, आपको इनको नोट करते जाना है। वहीं पे हाइब्रिड डिपॉजिट और फ्लैक्सी डिपॉजिट क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, वो कॉम्बिनेशन है डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, दोनों का ही ये कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो कुछ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किन के लिए हैं, एनआरआईज के लिए हैं। अभी उसमें क्या है कि एनआरओ अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है, एफसीएनआर अकाउंट है। तो एफसीएनआर अकाउंट तो आप समझ गए हो कि नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट वो है, और ये कब होता है, फॉरेन करेंसी में ओपन होता है ये अकाउंट। ठीक है, अभी हम लोग एनआरई एंड एनआरओ का कुछ कंफ्यूजन होता है, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और आप अक्सर इनमें कंफ्यूज होकर, आपको सब कुछ पता होता है क्योंकि आप डे टू डे बैंकिंग में इन चीजों को सुन रहे हो, लेकिन सुनना एक चीज होता है और थ्योरेटिकली जब आंसर देने की बात आती है, जब जहां ये हो कि 4 आंसर्स में से 2 आंसर्स ऐसे ही बनाए गए हैं जो बिल्कुल एकदम एक जैसे ही देखने में लगते हैं, तो जब एक जैसे लगते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, और उसके लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा होना चाहिए ताकि आप उस डाटा पे एक्ट करके, वर्क करके कुछ डिसीजन ले सकें। तो मीनिंग देखिए क्या है कि जो एनआरई अकाउंट है उसमें क्या है कि एनआरआई जो है वो ट्रांसफर करता है अपने फॉरेन अर्निंग्स को इंडिया में। ठीक है, इसको आप ऐसे एक लॉजिक यहां पकड़ लो कि ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल, यहां है ना एक्सटर्नल। अभी यहां पे एनआरओ में क्या है कि इट इज एन अकाउंट ऑफ एनआरआई मैनेजेस द इनकम अर्न्ड इन इंडिया, मतलब किसी ने रेंट पे घर लगा के रखा हुआ है या कुछ भी, तो वहां से जो पैसे आ रहे हैं वो उनको एनआरओ अकाउंट में डालने हैं। अभी इसमें क्या है कि इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री, क्योंकि ये क्या हो गया, ये देखिए कि फॉरेन में बंदा पैसे कमा रहा है और उस पैसे को इंडिया में भेज रहा है, तो इसीलिए वो टैक्स फ्री हो गया। और वो बंदा जहां पैसे कमा रहा होगा, फॉर एग्जांपल इफ पर्सन इज इन यूएसए, इफ ही इज अर्निंग सम अमाउंट और अपने सेविंग्स को ही भेजेगा इंडिया में, तो उन्होंने ऑलरेडी एक बार टैक्स भर दिया है यूएसए में, तो फिर उनको यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ पे एनआरओ में क्या है कि वो बंदा इंडिया में ही पैसे कमा रहा है, मतलब उनका जो रेंट है वो इंडिया में मिल रहा है उनको, तो उन्होंने टैक्स भरना है इसके लिए। अभी क्या है कि कैन बी रिपैट्रिएट, कि मतलब ये जो है इस पैसे को उनको जब जरूरत पड़ेगी वो फिर से यूएसए में उन्होंने फिर से घर खरीदना है, तो जो सेविंग्स था वो ले गए, वहां उन्होंने घर खरीद। अभी यहाँ क्या है कि रिपैट्रिएशन जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल कैन बी रिपैट्रिएटेड विद इन द सेट लिमिट। तो देखिए यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन वो साफ साफ दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन तो काफी है। यहाँ जो इवेंट यही है एक क्वेश्चन, टैक्स फ्री कौन सा होता है, एनआरओ होता है, एनआरई होता है, एनआरई वाला होता है। फिर अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है, यहाँ 2 एनआरआईज जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक एनआरआई अलॉन्ग विथ एक इंडियन सिटीजन और दूसरा एनआरआई, तो इसमें क्या है आपके पास इंडियन रेसिडेंट के साथ आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंडियन रेसिडेंट के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ क्या है कि कैन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी एंड विड्रॉ इन इंडियन करेंसी। वही यहाँ क्या है कि कैन डिपॉजिट इन फॉरेन एज वेल एज इंडियन करेंसी एंड विड्रॉ इन इंडियन करेंसी। तो इसमें क्या है ओनली फॉरेन करेंसीज की एंट्री है, क्यों, क्योंकि वो यूएसए से कमा के पैसे भेज रहे हैं, मतलब अपनी सेविंग्स को यूएसए वाली सेविंग्स को भेज रहे हैं, तो वो वहां से वहां की करेंसी में भेजेंगे। वहीं यहाँ क्या है कि उन्होंने इंडियन पैसे कमाए हैं तो इंडियन पैसे, और साथ ही वो अगर चाहें तो अपनी एनआरआई वाली जो इनकम है उसको भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी एक्सचेंज रेट रिस्क जो है, सिंस यहाँ पे क्या है कि वो फॉरेन से पैसे को यहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिस्क है एक्सचेंज रेट रिस्क की, मतलब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किसी ने $100 भेजे हैं, जब उन्होंने भेजा उस टाइम पे वो 82 रुपीज था, और जब तक ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ वो 81 रुपीज हो गया। तो इसमें क्या होगा, वो पैसा यहाँ आके कम हो जाएगा। वही यहाँ पे क्या है इंडियन करेंसी की ही बात है, तो विद इन द करेंसी की बात है, तो रिस्क जो है
वो इतना हाई साइड पे नहीं है। तो आप जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप आई होप आप नोट करते जा रहे होंगे। अगर आप नोट कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी ना किसी नोट्स के लिए आप किसी को रीच आउट करें। इफ यू नो पीपल हु कैन प्रोवाइड यू बेटर नोट्स, आप वहां से ले लें, या फिर यू कैन रीच आउट अस, नीचे नंबर डिस्प्लेड है, आप उस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू द नोट्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो इसमें क्या है कि बैंक जो है वो मर्चेंट बैंकर का भी काम करती है, उसमें इन्होंने क्या करना है, एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं। और इसमें क्या है कि जो आपको है कुछ एक एक्टिविटीज कैरी करनी है, तो जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मैनेजिंग पब्लिक इशू, सिंडिकेशन ऑफ रुपी टर्म लोन, स्टॉक ब्रोकिंग, और कई सारे और ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसे एक्टिविटीज हैं जो बैंक जो है वो एज ए मैनेजमेंट मर्चेंट बैंकर किसी अपने क्लाइंट के लिए करती है। वहीं हम लोग अभी लीज फाइनेंसिंग को देखने वाले। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है कि लीज फाइनेंसिंग इज द सोर्स ऑफ पेमेंट विच कम्स व्हेन द ओनर ऑफ एसेट, मतलब जो लेसर है, he is ready to provide their asset to another person in exchange of some agreed money। मतलब अभी हम लोग ऐसे बात करते हैं कि एक बंदा A है, एक बंदा B है। B जो है he is homeless now, अभी A जो है उनके पास एक हाउस है, ठीक है। अभी मैं जो हूं, आप मेरे को यहां पे रख दो, आई एम हियर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनसे जो इनका घर है वो ले लेता हूं एट अ अग्रीड अमाउंट, कि एक अग्रीड अमाउंट पे मैंने उनसे पैसे, मैंने बोला मैं आपको इतने भरूंगा जो भी हो, और फिर मैंने वो इनको दे दिया। अब क्या है कि इनसे जो पैसे मेरे को आ रहे हैं उस पैसे से मैं इनको दूं, या फिर मैंने इनको वन टाइम सेटलमेंट कर लिया है, या फिर मैं मंथली इनको पे कर रहा हूं, दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस। आइदर इट इज वैकेंट और इट इज ऑक्यूपाइड। आइदर मैं इनसे अगर इनको 50 पे कर रहा हूं तो मैं इनसे 100 ले रहा हूं, या मैं इनसे 10 ले रहा हूं, दैट इज नो वेयर हिज मैटर ऑफ कंसर्न। तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि जो लीज फाइनेंसिंग है वो यही टर्म है कि मेरे को क्या है कि मैं एक अग्रीमेंट में जाता हूं किसके साथ, जो ऑलरेडी ओनर है उसके साथ, और फिर मैं उसको फर्दर आगे लेंट आउट करता हूं, और उससे जो पैसे अर्न हो रहे हैं वो लीज फाइनेंसिंग है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल के साथ बता दिया, लेकिन ये चीजें जो है वो कैरिड आउट होती हैं ऑन अ लार्ज स्केल, एंड इसमें बैंक इन्वॉल्व। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो लेसर मतलब बैंक। अभी बैंक और लेसी मतलब कि जो बंदा ऑक्यूपेंट है उसको क्या फायदा है, एक तो कि रेगुलर इनकम है, क्यों, क्योंकि बीच में एक मार्जिन है, उस मार्जिन का आपको बेनिफिट है। अभी वहीं पे बेनिफिट ऑफ टैक्स का भी बेनिफिट है आपको। अभी डिसएडवांटेज की बात करें, डबल टैक्सेशन है। डबल टैक्सेशन कैसे है कि आपने जब पहले उनके साथ एग्रीमेंट किया होगा, जब यहाँ ए वाला बंदा, और तभी आपने टैक्स कुछ पे किया, अभी फिर बाद में आप जब कर रहे हो तब कर रहे हो, और इधर वाले साइड से जो आपको पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें भी आपने टैक्स भरना है। तो ये डबल टैक्सेशन आपका यहाँ आ रहा है, एक बार इस ट्रांजेक्शन में, एक बार इस ट्रांजेक्शन में। और वहीं पे अनप्रॉफिटेबल इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ले लिया इनसे, अभी मैंने इनसे ले लिया है इन्फ्लेशन में, मतलब कि मैंने 100 रुपए के एक्सपेक्टेशन के साथ ले लिया, अभी मैं इनको लेंट आउट कर रहा हूँ, मैं 80 रुपीज में ही लेंट आउट कर पा रहा हूँ। तो ये इन्फ्लेशन की, या फिर इन्फ्लेशन की वजह से लोग खरीद ही नहीं रहे, वो वैकेंट है, तो इन सारे ही केसेस में जो बैंक है उसको लॉस हो रहा है। वहीं ऑक्यूपेंट की बात करें तो उनको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, और चीपर, उनको सस्ते में कुछ चीजें मिल जाती हैं कई बार। लेकिन एक नो ओनरशिप है। नो ओनरशिप मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग होते हैं, एक हम लोग बेसिक एग्जाम्पल, इन जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो कई लोग हैं कई जगहों पे इन इंडिया हम लोग बात करते हैं कि 20,000 का लीज अमाउंट पे करके रह रहे हैं। वहीं अगर वो घर को सीधे खरीद लें देन मे बी द EMI विल बी 25,000, सो ओनली 5,000 एक्स्ट्रा पे करके वो एक एसेट बिल्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये क्या है कि नो ओनरशिप, उसके बाद भी आप काफी ज्यादा पैसा पे कर रहे हो। और कंपल्सन की बात कि आइदर यू आर देयर और नॉट, आपने कंपनी के लिए खरीदा है, आप कंपनी के लिए आपने लीज लिया है एक फैक्ट्री के लिए, आप उसमें कुछ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने सिंस यू हैव टेकन इट, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इट इज वन कंपल्सन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक सिंपल यूनिट था जहां से काफी सारे स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, और आई होप कि हम लोग फिर से इसको जितनी जल्दी हो सके इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो है इसको खत्म कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं, वो है कि प्लास्टिक मनी। अभी प्लास्टिक मनी क्या है, तो आपको पता है कि प्लास्टिक मनी बिगिंस टू बी यूज्ड वाइडली आफ्टर 1970, और इसमें क्या है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगे थे। इन 1981 की बात करें तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और ये कब हुआ है, 1981 में। तो फ्रेंड्स, आप इन चीजों को मार्क करते चले। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड कौन कौन से, चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड क्या है, वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की ही तरह होता है, जहां पे प्री लोडेड चीजें होती हैं, आप पहले खर्च कीजिए फिर आपने पे करना है। वीजा एंड मास्टर कार्ड जो है वो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
अभी डेबिट कार्ड की बात करें तो ये क्या है, एनकोडेड प्लास्टिक कार्ड विच इज इश्यूड बाय बैंक्स एंड हैज बीन रिप्लेस्ड विथ चेक्स। अभी एटीएम की बात करें तो दीज आर टिपिकली यूज्ड एट एटीएम्स टू विड्रॉ मनी, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड मेक डिपॉजिट्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये सिंपल चैप्टर था और मैं आपको एक बेसिक मंत्रा टू स्कोर वेल मैं आपको कन्वे करूंगा कि सबसे पहले आपने वीडियो वॉच करनी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मे बी अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1.5x पे करके आप दोबारा देखें एंड मेक अ हैंड रिटन नोट्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं देन यू हैव टू अरेंज अ नोट्स। और थर्ड थिंग कि आपको एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप एमसीक्यूज से प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू विल नॉट गेट टू नो कि आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख ही नहीं पाओगे देन इट इज गोइंग टू इन वेन। सो बेटर कि आप कुछ भी पढ़ते हो तो तुरंत उसके एमसीक्यूज को लगाएं। उससे ये होगा कि आपको आपका प्रोग्रेस पता लगेगा। अगर आप एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे देन अगेन यू हैव टू वॉच द वीडियो और अगेन यू हैव टू रीड द नोट्स। तो आप इन चीजों को आई होप ध्यान रखेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।